नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं उदयराज सिंह के द्वारा लिखी कहानी भागते किनारे का भाग 8। नमस्ते अजीत बाबू, कहिए प्रसन्न तो हैं? अजीत को देखते ही लता ने चोट की। हाँ, बस वैसा ही हूँ जैसा रोज रहता हूँ, कोई खास बात नहीं। मगर यहाँ क्यों बैठते हैं? उस कमरे में जाइए, माला वहीं सितार बजा रही है। आप तो शायद उसी से मिलने। वाह, आप भी अजीब बात करती हैं। अजीब नहीं, सच कहती हूँ अजीत बाबू। लता के चेहरे पर अब व्यंग की रेखा साफ साफ झलकने लगी थी। फिर अपने को जब्त करती हुई बोली, अच्छा जाइए नहीं, आइए उसी कमरे में चलें। माला आज बहुत सुंदर गीत बजा रही है। अजीत जब माला के कमरे में आया तो उसे सितार में तन्मय देखकर चुपचाप वहीं बैठ गया। माला भी मुस्कुराकर अपने आप में खोई हुई थी। लता चुप है, उसे उस कमरे का वातावरण खल रहा है, बाहर भाग जाना चाहती है। अजीत गुमसुम है, लता के व्यंग्य उसकी छाती में तीर की तरह चुभ गए हैं। सितार की झनकार उसे आज छू नहीं रही है, उसका माथा चकरा रहा है, छाती में एक धुन सी उठाई है। एक अकल्पनीय मनोदशा में वह चुप चुप सा हो रहा है। यह कैसी घटना है? जो कल तक इतनी आत्मीय थी वही आज इतनी असहनीय कटु बन बैठी है। कुछ ही क्षणों में क्या से क्या हो गया। लता बूझकर भी इतनी अनबूझ बन सकती है, इसकी उसने कभी कल्पना भी ना की थी। लता जाने का उठकर चली गई। अजीत भी अपने में ही डूबा पलंग पर अधलेटा पड़ा रहा और सितार के तार थम गए। अजीत बाबू, आपने तो मेरा सितार वादन बंद करा दिया, माला ने उदास हताश स्वर में कहा। मैंने? यह कैसे? हाँ हाँ आपने। एक बार भी दाद न दी, घोंघा सा मुंह लिए बैठे रहे। मेरा सारा हौसला ही पस्त हो गया। भला आज कौन सी ऐसी आफत आ गई है कि पल भर में दुनिया ही बदल गई है? आपका दिल दिमाग तो कहीं? नहीं नहीं, मैं तो ठीक हूँ। यही ठीक होना कहा जाता है। न होठों पर हंसी, न चेहरे पर खुशी, न आंखों में कोई मीठा इशारा, बस बेजान पत्थर बंद छत की ओर देख रहे हैं। एक बार भी तो आप झूम उठते और एक बार भी तो रीछ कर वाह वाह कहते। आपकी ये खामोशी तो मायूसी की मार से दिल को तार तार किए जा रही है। अच्छा, तो अब आप शायरी भी करने लगी? खैर, गले से आवाज तो निकली। भाई कल रात जागता रहा, इम्तिहान का भूत जो हाथ धोकर पीछे पड़ा है था, इसलिए जब यहाँ आया तो ऊँग रहा था। यह तो बहलाने वाली बहानेबाजी भर है। खैर, आपकी बात मान भी लेती हूँ। और माला एक लंबी सांस लेकर चुप हो रही। लता उधर माँ के पास जाकर अनमनी सी बैठ गई। माँ ने पूछा, क्यों लता, आज बिल्कुल चुपचाप हो? क्या बात है? कैसा जी है तेरा? नहीं नहीं, तुम कब की चुप बैठने वाली? कुछ ना कुछ तो है जरूर। नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, तुमने अजीत से बात की? हाँ की। माँ के चेहरे पर खुशी की रेखा दौड़ गई। वह झट से कलछुल कढ़ाई में ही छोड़ कौतूहल से पूछ बैठी, अजीत तो भला लड़का है, जरूर तैयार हो गया होगा। ना माँ ना, एकदम इनकार कर गया। माँ के माथे पर बिजली गिर पड़ी। कुछ क्षणों तक उसे विश्वास ही नहीं हुआ। चेहरे पर भावों का लहरा खेलने लगा। धत, तुम झूठ बोलती हो, मुझसे सच्ची बात छुपा रही हो, शर्मा रही हो ना? ऐसा हो नहीं सकता। वह फिर जोर से हंस पड़ी। लता को माँ की इस अवस्था पर बड़ी दया आई। आखिर बेटी की माँ अपने को कितनी दयनीय अवस्था में सदा पाती है। उसके जी में आया कि वह उसे कह दे कि ना माँ ना, मैं झूठ बोलती हूँ। इस सदमे से तो उसे इस समय बचा ले, मगर क्या फायदा था? आखिर तो उसे एक दिन बाद का पता ही चलना था। इतनी छोटी सी बात से तुम घबरा क्यों गई? वाह, एक छोटी सी बात है। तुम माँ बनोगी तब जानोगी। मेरा ख्याल है तुमने उसे ठीक से संभाला नहीं, जरूर नाराज कर दिया। नहीं तो? लता कुछ खींच सी गई। तो मैं उससे बातें करूंगी, मेरी बात वह जरूर मानेगा। का ऐसा बेकहा लड़का वह नहीं है। माँ के चेहरे पर फिर आशा की एक हल्की सी रेखा उभर आई। नहीं माँ, बेकार है। तू क्यों हर बात में बहस ठान लेती है? मैं सब ठीक कर लूंगी। वह हमारे घर का लड़का है, भोला भाला, यूं ही कह दिया होगा। उधर माला ने अजीत को झकझोरते हुए कहा, मेरा भी तो सालाना इम्तिहान है, मैं भी तो रात भर जागती हूँ, मगर आपकी तरह इस कदर कभी नहीं थकती। जब जी उबता है तो सितार उठा लेती हूँ, थोड़ी देर में तरोताजा होकर फिर पुस्तकों के पन्ने चाटने लगती हूँ। भाई तुम्हारा क्या कहना? कला की छात्रा जो ठहरी, पन्ने पर पन्ने उलटते चले जाओ, कोई बात नहीं। फिर संगीत तो तुम्हारा विषय है ही। दिमाग तरोताजा करने के साथ ही साथ एक पर्चे की तैयारी भी हो गई।
यहाँ तो फार्मूला रटते रटते तबाही है। माला के पास इसका कोई उत्तर न था। दोनों हंस पड़े। अजीत बाबू, आप भागिएगा नहीं, माँ आपके लिए नाश्ता बना रही है, लता ने कमरे में प्रवेश करते हुए कहा। अभी अभी ये भागने ही वाले थे। मैं सितार बजा रही हूँ और ये मुंह लटकाए बैठे हैं। पूछने पर बताते हैं कि इम्तिहान की थकावट है, जैसे हम लोगों ने कभी इम्तिहान दिया ही नहीं है, माला ने कहा। लता ने मुस्कुरा दिया। इस मुस्कुराहट में भी एक व्यंग्य छिपा है। अजीत को उसे ताड़ते देर न लगी, मगर उसे संतोष रहा कि उसने उतनी कटुता न थी और शायद इसीलिए वह नाश्ता करने को तैयार भी हो गया। उसे आश्चर्य भी कम न हुआ। हाँ, गरम गरम पूरियां छानी जाती और लता ही ला लाकर उसके थाल में डालती जाती। ना कहने पर भी सब्जी चटनी अचार परोस ही देती। अजीत के लिए तो वह कभी कभी पूरी पहेली बन जाती है। फटकारती तो बुरी तरह और दिल मिलाती तो दिल उड़ेल देती। चेहरे पर शिकन तक का नाम निशान नहीं है। उसमें गहराई ही इतनी है कि अगर उसे कोई नापने की कोशिश करे तो नापता ही चला जाए, मगर मिट्टी को छू ना सके। यह बीच की दशा में झाड़ कर फेंक देती है। शिष्टता की धुन आती तो दिल की भीतरी सतह पर लौट जाती। अशिष्टता की झर सवार होती तो माथे पर चढ़ खोपड़ी खा जाने को तुल जाती। यही तो उसकी खासियत रही। बेटा अजीत, आज मुझे बाबा विश्वनाथ के दर्शन करा लाओ। तुम्हारे साथ बाबा के दर्शन किए हुए बहुत दिन हो गए हैं। घर और स्कूल की झंझट तो रोज लगी ही रहती है। एक दिन भी तो इस झंझट से जान छुड़ाकर शिव की आराधना करें। काशी नगरी के लोग मोक्ष पाने के लिए आते हैं और मुझ अभागिनी का ऐसा फूटा भाग है कि काशी में रहकर भी बाबा विश्वनाथ के दर्शन नसीब नहीं है और यूं प्रतिदिन मोक्ष से दूर हो जाती हूँ। हाँ माताजी, दुनिया का झमेला तो रोज का रोज लगा ही रहता है, लगा ही रहेगा। चलिए चलिए, अभी मैं आपको दर्शन करा लाऊं, फिर मुझे भी फुर्सत नहीं मिलेगी, बहुत पढ़ना है। उस दिन मंदिर में पूजा पाठ की बड़ी तैयारी थी। भीड़ तो इस तरह उमड़ी चली आती थी जैसे कि पूरी काशी नगरी सिमट खिसक कर बाबा विश्वनाथ के चरणों में ही लौट जाएगी। माताजी, आपने भी दर्शन का आज कैसा दिन चुना? भीड़ के धक्के खाते खाते हालत तबाह है, भीड़ में ऊब कर अजीत ने कहा। तुमने भी खूब कहा बेटा। अरे आज शिवरात्रि है, इससे बढ़कर दिन और क्या होगा। मंदिर से बाहर निकलकर माताजी ने दुखियों को पैसे दान में दिए, फिर तांगे में बैठकर घर की ओर चल पड़ी। कुछ देर चुप रहने के उपरांत माताजी ने मौन भंग किया। बेटा, बुरा न मानना, एक बात पूछूं? हाँ हाँ, एक नहीं 100 पूछिए। इसमें पूछना क्या है बेटा, सच बताओ। लता ने तुम्हारा दिल कब कैसे छोटा कर दिया कि तुम उसकी ओर से खिंच गए और उससे शादी करने से इनकार कर दिया? तुम भी तो हमारे घर के लड़के की तरह हो। तुम्हारी उसकी जोड़ी भगवान ने बनाकर भेजी है और तुम्हारे हाथों में उसे सौंपकर मैं भी सुख की सांस लूंगी। मैं विधि के हाथों बहुत सताई हुई हूँ। तुम्हें मेरी हालत पर भी दया आनी चाहिए। इस बुढ़ापे में अब तुम ही मेरी नाव की पतवार होगे। अजीत माताजी के मुंह से ऐसी बातों को सुनने में जरा भी तैयार न था। कुछ देर को सन्न हो गया, फिर अपने को संभालते हुए कहा, माताजी, आप कैसी बातें करती हैं? मैंने लता और माला को कभी भी इस दृष्टि से नहीं देखा। स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि उनसे मेरी शादी की चर्चा भी होगी। आपने भी अच्छा कहा, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। रह गई आपकी सेवा की बात, तो आप लोगों से जो मुझे आत्मीयता हो गई है, आपसे जो कुछ प्यार मिला है, वह मेरे जीवन की अमूल्य निधि है और आपकी सेवा करने का सौभाग्य मुझे सदा मिलता रहे, यही मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात होगी। आपकी सेवा कर मैं अपने को धन्य मानूंगा। माताजी चुप हो गई। उन्हें भी उम्मीद ना थी कि अजीत उन्हें ऐसा उत्तर देगा। अब वह भला क्या बोलती। माताजी, आप अपनी बेटियों की शादी की चिंता क्यों करती हैं? दोनों बड़ी सुसंस्कृत और सुशील हैं। उनकी शादी में कभी कोई दिक्कत ना होगी। अभी उन्हें पढ़ने दें, एक से एक अच्छे लड़के मिलेंगे, मगर तुम्हारे जैसा अपना तो कोई ना मिलेगा। वाह, मुझ में कौन से ऐसे हीरे लगे हैं। समय आने दीजिए, मैं उनके लिए वर ढूंढ दूंगा। वह हंस पड़ा। माताजी भी कुछ मुस्कुराती हुई हंसने लगी। बेटा, अभी तुम्हें संसार का अनुभव नहीं है। बेटी की माँ के पास यदि रुपए की तिजोरी ना हो तो बेटी को आजीवन अविवाहिता ही रखना पड़ता है, और मुझ बेवा के पास यह सब कहाँ से आएगा? तो उनकी शादी करने की जरूरत ही क्या है? अब तो पुरुषों की तरह नारियों को भी बराबर का हक मिलता है। शिक्षा देकर उन्हें कोई अच्छी नौकरी ही करने दें। शिक्षिता के लिए तो सभी रास्ते खुले हैं।
बेटा, तुम भी लता की तरह बातें करते हो। यौवन नारी के लिए वरदान नहीं, अभिशाप है। काशी की न जाने कितनी कोठे वालियां आजादी की तलाश में पायदान में पड़ी पड़ी सड़ रही हैं। नारी को किसी के पल्ले बांध देना कहीं श्रेष्ठकर है, नहीं तो अकेला आजाद जीवन नारी के लिए पग पग पर खतरे की चुनौती है। फिर नारी का स्थान उसका पतिगृह है, ना कि ऑफिस। उसकी गोद का सौंदर्य उसका बच्चा ही है, ना कि ऑफिस की फाइल। माताजी, ये सारी बातें अब दकियानूसी लगती हैं। देश अब अंगड़ाई ले रहा है, अब पुराने मूल्य सड़ चुके हैं। देश लाख अंगड़ाई ले, हमारा मन, हमारी प्रवृत्तियां बदलने से रही। मेरे बचपन से ही दहेज प्रथा, उठाओ सम्मेलन और जात पात छोड़ो मंडल की सभाएं शहरों में हुआ करती थी, मगर ये सारी समस्याएं जैसी कल थी वैसी आज भी हैं, या यह कहो कि दिनों दिन बिगड़ती ही जा रही हैं। हमारा समाज तो अपना रंग रवैया बदलने से रहा। सभी लड़के पढ़ने के लिए या फिर विलायत जाने के लिए खर्चा मांगते हैं, और वो भी बेटी के माँ बाप से। यह जुल्म नहीं तो क्या है, सरासर जुल्म। माताजी नहले पर दहला देती हुई चली गई। अजीत ने चाहा इस पौर से निकलकर भागना कि पीछे से राज ने आवाज लगाई, कहो किधर से आ रहे हो? खूब मिले भाई, माताजी को दर्शन कराकर लौट रहा हूँ। राज साइकिल पर था, वह भी एक हाथ में तांगा पकड़े साथ साथ चलने लगा। राज के आने से अजीत को राहत मिली। फिर बात का सिलसिला बदल गया। कभी इम्तिहान की चर्चा होती तो कभी बाबा विश्वनाथ के मंदिर के भीड़ की चर्चा होती। माताजी भी उनकी बातों में दिलचस्पी लेने लगी। फिर तांगा एक लंबा रास्ता तय कर घर पहुंचा। सीढ़ी पर ही लता ने हंसते हुए राज का स्वागत किया। राज बाबू, हमारे यहाँ न आने की कसम खाकर गए थे क्या आप? इधर नजर ही नहीं आए। माँ रोज पूछती कि राज आजकल नहीं दिखता और आप ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाती है। लता जी, आप भी कमाल करती हैं। आजकल इम्तिहान के दिनों में किसी छात्र से भेंट हो जाना मुश्किल ही जानिए। 2 साल तो छूटकर चक्कल्लस में कटे, अब आटे दाल का भाव मालूम हो रहा है। बातें करते करते वे अंदर वाले कमरे में चले गए। अजीत भी उन्हीं के साथ वहीं बैठ गया, मगर लता उनकी ओर जरा सी मुखातिब नहीं हुई। अजीत अब अजीब घुटन महसूस करने लगा, मगर लता शायद जानकर उसकी अवहेलना करने को तैयार आई थी। मगर आपके जैसे मस्त जीव पर भी इम्तिहान का जादू चढ़ सकता है, यह तो नया आश्चर्य है। वाह, यह भी अच्छी रही। अजीत साहब, मैं अब फेल करना नहीं चाहता। लोग बाग कितनी फफ्तियाँ कसते हैं। अच्छा, आपकी कलाकार कहाँ है? कहीं दिखती नहीं। उस पर भी कुछ ऐसा ही भूत सवार है, बस मैं ही बरी हूँ। ओह, तो माला अभी स्टडी में है। मेम साहिबा को हम लोगों से बातचीत करने की भी फुर्सत नहीं है। ठहरो, अभी उसे पकड़ कर लाता हूँ। माला ने लाख हीला लगाया, पर राज के आगे उसकी एक न चली। आखिर हार मानकर वह मजलिस में पहुंच ही गई। फिर हंसी और ठहाके लगने लगे। राज ने सबके सामने अपनी जिंदा दिली का सिक्का जमा लिया था।